क्वेश्चन नंबर 2 में देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्वेश्चन था फ्रॉम अ पैक को मैं लिख देता हूँ। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, from a pack of 52 playing cards, 4 cards are drawn. 4 cards are drawn one by one without replacement. One by one without replacement. Without replacement पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि कार्ड कम होते जाएंगे। Without replacement. तो क्वेश्चन क्या है? Find the probability. Find the probability that all are aces. Find the probability that all are aces. चारों के चारों कार्ड जो हैं वो एसेस होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा ऐसे देख लो समझ के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एसेस। सर ऑल इसमें बोलो। सर और किंग भी लिखा है। और किंग से उसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में एसेस ना लिख के किंग्स लिखा हो तो भी सेम ही क्वेश्चन होगा, सेम सॉल्यूशन होगा, सेम ही आंसर आएगा। तो या तो सिर्फ एसेस लिखा हुआ मिलेगा या सिर्फ किंग्स लिखा मिलेगा। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूं एसेस। तो probability of all aces means probability of getting ace card in first draw, ace card in second, ace card in third and ace card in fourth draw। 4 कार्ड निकाले तो हर ड्रॉ में एस आना चाहिए। मैं लिख देता हूं हल्का सा, लेट AI be the event of getting ace card in ith row, where I कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 4 तक। ये समझ में आ रहा है जैसे लिखा हमने, इसी का मतलब क्या लिखा है एक तरीके से, A1 with the event of getting ace card in first draw, the event of getting ace card in second draw, A3 with the event of getting ace card in third draw। ये इशू माइक ऑफ करो। A4 with the event of getting ace card in fourth draw, ये आ गया। तो A1, A2, A3, A4 with the event of getting ace card in first draw, second draw, third draw and fourth draw। तो उसी बात को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बस कि AI with the event of getting ace card in ith draw। ये चीज क्लियर है तो बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा PA1 तो क्लियर है, PA1 इज 4/52। फर्स्ट ड्रॉ में एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 4/52। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अगर निकालना है तो वो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे क्या पता A2 से पहले क्या हुआ है, एस कार्ड सेलेक्ट हुआ था या नॉन एस कार्ड सेलेक्ट हुआ था। लेकिन अगर एस कार्ड सेलेक्ट हुआ था फर्स्ट ड्रॉ में तो सेकंड ड्रॉ में एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/51। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। बस ये समझ में आना चाहिए 3/51 कहां से है। ये समझ में आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर आने वाला है PA1। फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर। तो A1 A2 after A1 into probability of A3 after A1 and A2 into probability of A4 after A1 and A2 and A3। तो पहले ड्रॉ में एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 4/52, सेकंड ड्रॉ में एस की प्रोबेबिलिटी, जब पहले ड्रॉ में एस निकला था तो 4 एस थे और बाकी 48 क्या थे, नॉन एसेस। तो एस कार्ड सेलेक्ट होने के बाद 348 बचा था, तो 3/51। फिर एक और एस कार्ड निकल गया तो 248, तो यह आ जाएगा 2/50। फिर एक एस कार्ड और निकले तो क्या बनेगा, 149। तो 148 तो इसमें क्या आएगा, 1/49। ये क्लियर तो बोलो। यस सर। ये आ गया, इसको सोल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन खुद कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह खुद यस कर सर। लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में a bag contains 5 white, 7 red and 3 black balls। 5 white, 7 red and 3 black balls। ये हमारे पास है। सॉरी कितना था, 5 white, 7 red, 3 black balls। If 3 balls are drawn,
if three balls are drawn one by one without replacement, one by one without replacement, three balls are drawn one by one without replacement. So what is the probability that ये था find the probability that none is red. Find the probability that none is red. कोई भी रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ले लेते हैं लेट आर आई बोल देता हूँ फिर से, नहीं तो इस बार ऐसे बोल देता हूँ R1, R2 and R3 be the events of getting red ball in first row, second row and third row respectively. इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे थे RI be the event of getting red ball in ith row, तो मतलब वही है सेम। अच्छा ये हमारे पास आ गया। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, कोई भी रेड नहीं आनी चाहिए, मतलब ना तो फर्स्ट रो में रेड आए, ना ही सेकंड रो में रेड एंड ना ही थर्ड रो में रेड। नोट के लिए कॉम्प्लीमेंट लगा देना यहाँ पर, ये चेक करो, नॉन रेड इन फर्स्ट रो, नॉन रेड इन सेकंड एंड नॉन रेड इन थर्ड रो, ये हमारे पास आ गया। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो पहले रो में रेड की नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 डैश लेकिन आफ्टर R1 डैश, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R3 डैश लेकिन आफ्टर R1 डैश एंड R2 डैश। अब ऐसे देख लो, बैक के अंदर बताओ रेड बॉल्स कितनी है? 7 नॉन रेड कितनी है? 8 कितने जो रेड नहीं है? 8 ऐसी बॉल्स हमारे पास 8 है जो रेड नहीं है, ठीक है। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी निकाल, पहले ड्रॉ में रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, पहले ड्रॉ में रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 8/15, चेक करो 8/15। अब एक रेड निकल चुकी है, एक रेड निकल के तो बैक कैसा हो जाएगा? 7,7 7,7 में से नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी 7/14, फिर एक नॉन रेड निकल जाएगी तो 7/6, इसमें से नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी 6/13। चेक करो, समझ में आ रहा था? यस सर। ये हमारे पास हो गया। सर आवाज नहीं अभी आएगी, अब आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। इजी है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 2s are 14, 2 3s are 6, 3 5s are 15, तो कितना आंसर बन रहा है इसका? 8/65। चेक करो, क्लियर तो? यस सर। मान लेते हैं हो गया। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। आइडिया तो समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? अच्छा ये ध्यान Yes, रखना, sir. अगर सेम क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन का होता तो अभी के अभी ध्यान रखो, विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होता तो इंटरसेक्शन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, और फिर तो डायरेक्ट हर रो में नॉन रेड की प्रोबेबिलिटी 8/15 आने वाली थी, तो जिंदगी बड़ी आसान होती विद रिप्लेसमेंट में। चेक करो, समझ में आया तो? Yes, sir. तो विद रिप्लेसमेंट होगा तो इंडिपेंडेंट इवेंट में तो इंटरसेक्शन डायरेक्ट क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसलिए वहां तो कोई टेंशन नहीं कि बॉल कम ज्यादा का कोई पंगा ही नहीं होगा, तो ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बोल दो कौन सा था? 10th और 13? चेक कर दो सर 13। 9th के बाद 10th और फिर 13 ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में a card is drawn from a pack of 52 playing cards. A card is drawn
फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया। A card is drawn from a pack of 52 playing cards। फिर उसके बाद कह रहा है and then a second card is drawn, उसके बाद एक सेकंड निकाला। ये आया था। and then a second card is drawn, second card is drawn, फिर हमने एक सेकंड कार्ड निकाला। फिर उसके बाद find the probability that first card is heart and second card is diamond। find the probability that first card is heart and second card is diamond। second card is diamond, मतलब पहले ड्रॉ में जो कार्ड आएगा वो हार्ट होगा और दूसरे ड्रॉ में जो कार्ड आएगा वो डायमंड होगा। if the first card is not replaced, if the first card is not replaced, in simpler words without replacement वाला क्वेश्चन है, बोलो। Yes, sir. तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। दो ड्रॉ हमने करे हैं यहाँ पर, तो लेट नाम रख लेते हैं, इनके ऐसे रख लेते हैं, HOD ना लिख कैसे लिखते हैं, A और B। लेट A be the event of getting, A be the event of getting heart card in first draw, heart card in first draw, पहले ड्रॉ में हार्ट कार्ड आने के इवेंट को A मान लिया। एंड लेट B be the event of getting diamond card in second draw, diamond card in second draw, ये हमने मान लिया। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम PA इंटू PB आफ्टर A। अब पहले ड्रॉ में हार्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। टोटल कार्ड का स्ट्रक्चर ध्यान कर दो कैसा होगा, 13 13 13 13। ये होंगे हमारे हार्ट कार्ड्स, ये होंगे डायमंड्स, और उसके अलावा स्पेड ले लो और यहाँ पर क्लब ले लेते हैं, ठीक है। तो हार्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, 13/52। Yes, sir. अब एक हार्ड कार्ड निकल चुका है, यानी कि सिचुएशन क्या है, 12 13 13 13, 12 13 13 13। इसमें से डायमंड की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 13 डायमंड by कार्ड, 51. 13/51, 13/51. तो 13/51 आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन तो कर लोगे, 13 4s are 52, 13 upon 4 1s are 4, 4 5s are 20। क्लियर तो बोल दो। Yes, sir. नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. To find the probability that box containing 15 oranges out of 12 are good and 3 are bad, तो bad will be approved for sale, तो वो अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए। ऐसे पढ़ लेते हैं, मैं रफली लिख देता हूँ। बॉक्स अप्रूव का वो एग्जामिन करने के लिए 3 ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे हम, और विदाउट रिप्लेसमेंट। और कब हम उसे अप्रूव, उसे गुड कब, तीनों के तीनों अगर ऑरेंज गुड आ गए तो हम बॉक्स को अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। तो अप्रूव कब होगा? बॉक्स अप्रूव्ड होगा जब ऑल 3 आर गुड, ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कब करेंगे? जब कोई भी एक बैड आ जाएगा, तो एटलीस्ट वन इज बैड, एटलीस्ट वन ऑरेंज इज बैड, तो समझ जाना रिजेक्ट कर देंगे। तीनों के तीनों गुड है तो अप्रूव करेंगे। और सेलेक्ट कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 ऑरेंज सेलेक्ट करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं रफली लिख रहा हूं, बिल्कुल विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट 3 सेलेक्ट करेंगे और तीनों के तीनों गुड मिले तो अप्रूव करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। फिर क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक बॉक्स है जिसमें 15 ऑरेंजेस है। क्वेश्चन है फाइंड
the probability, find the probability of a box, find the probability of a box containing 15 oranges, out of which कितने are good, out of which 12 are good, 3 are bad, 12 are good and 3 are bad, out of which 12 are good and 3 are bad, will be rejected, sorry, will be approved, will be approved. तो इसका मतलब सिंपल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस बॉक्स में से 3 ऑरेंज सेलेक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो तीनों अच्छे आएंगे। अप्रूव्ड की प्रोबेबिलिटी मतलब अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी, रफली कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल means probability that all 3 oranges are good, all 3 oranges are good, ठीक है, all 3 oranges are good। मैं इसको ऐसे बोल देता हूं O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन O3, या ऐसे बोलता हूं G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3, मतलब पहला ऑरेंज भी गुड, दूसरा भी गुड, तीसरा भी गुड। probability of G1 into probability of G2 after G1 into probability of G3 after G1 and G2। अब देख लो, पहले ड्रॉ में गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी, सिचुएशन क्या थी, टोटल 15 है, उनमें से 12 गुड हैं और 3 क्या थे, बैड। तो पहले ड्रॉ में गुड ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12/15। 12/15। एक कम हो गया, अब 11/14, 11/14। कम हो गया, अब 10/13। 10/13। कर लोगे इस टाइप से, Yes, sir. कैलकुलेशन देख लेना, ये जाएगा 10, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 4s are 12, और चेक करो 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 7। तो आंसर कितना बनेगा, 44/91 Yes, sir. मान लेते हैं, कर लोगे। तो मैंने रफली लिखा, क्वेश्चन तुम ढंग से देख लेना बुक में जो भी होगा, ठीक है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन थे, और जितने भी क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट वाले हमने किए, सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं अगर विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन होता। तो विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन में इतना नहीं सोचना, ना कम ज्यादा का सोचना है, फिर तो हर ड्रॉ में गुड की प्रोबेबिलिटी 12/15 हो जाती, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें 30.2 तो ये हो गया। 30.2 के बाद 30.4 के अंदर इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे सारे। 30.2 में सारे के सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट वाले मिलेंगे, जिसमें विद रिप्लेसमेंट वाला एक्शन भी मिल जाएगा और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पेज में तो क्वेश्चन शायद वो वाले होंगे जिसमें तुम्हें प्रूव करना था या चेक करना था कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो 30.4 में से एग्जांपल्स दे रखे हैं सारे, कहां तक पूछना तुम्हें, पहले एग्जांपल नंबर 18 तक करते हैं। एग्जांपल नंबर 18, ठीक है। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 1 से एग्जांपल 18 तक जो जो भी पूछना है वो बोलते जाओ फटाफट। सर एग्जांपल 5 and 10। एग्जांपल 5, एग्जांपल 10, और कोई? Example 17. एग्जांपल 5, 10, 17, और बोलो। एग्जांपल 5, एग्जांपल 10, एग्जांपल 17, और बोलो, और गए तो? Example 12. एग्जांपल नंबर 12, Example 14. एग्जांपल 14, एग्जांपल 12, एग्जांपल 14, और बोलो। ट्राई करते हैं फटाफट से। एग्जांपल 5, 10, 12, 14 एंड 17। देखिए ध्यान से, एग्जांपल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 5 में उसने बोला डाई इज मार्क्ड, डाई इज मार्क्ड
die is marked 1 2 3 1 2 3 in red and 4 5 6 in green. 4 5 6 के ऊपर green लिखा है. A die is marked with these numbers is tossed. उसको हमने फेंक दिया, उछाल दिया. Let A be the event. Let A be the event. Let A be the event that number is even. Let A be the event that number is even. And B be the event. And B be the event that the number is red. Number is red. So are A and B independent? Are A and B independent event? तो ये event independent है या नहीं है, ये check करना है. इतनी सी म्यूट करो. तो आर दीज टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट, ये चेक करना है मुझे, ध्यान से देखना. इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करना, तो सिर्फ ये चेक करना है तुम्हें पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है या नहीं है, बस इतना चेक करना है. ठीक है. तो सैंपल स्पेस तो तुम्हें पता ही क्या होगा. यहाँ पर सैंपल स्पेस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 या फिर 6. अब ध्यान से देखना, इवेंट ए का सेट बनाओ. ए में कौन से नंबर डालने हैं, इवन वाले. इवन वाले नंबर कौन है, 2 4 एंड 6. इवेंट बी में कौन से नंबर डालने हैं, रेड वाले. ये उसने बता रखा, रेड वाले नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3. 1 2 एंड 3 आर रेड वाले नंबर्स. ए इंटरसेक्शन बी में कौन से आएंगे, कॉमन नंबर देख लो कौन कौन से आ रहे हैं, सिर्फ 2. अब देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 1. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equals to 3 by 6. Probability of B is also equals to 3 by 6. Probability of A intersection B is equals to 1 by 6. Now, अब निकालो ये PA into PB क्या आएगा. PA into PB is half into half means 1 by 4. And probability of A intersection B कितना है, 1 by 6. This means probability of A intersection B is not equals to PA into PB. ये 1 by 4 है, ये 1 by 6, तो क्लियरली दे आर नॉट इक्वल. और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए, दिस मींस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ये क्लियर तो बोलो. Yes, sir. और अगर दोनों इक्वल आ जाते तो हम क्या बोलते थे, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. तो ध्यान रखना है. नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन एग्जांपल 10, एग्जांपल नंबर 10 में देख लो. एग्जांपल 10 में कह रहा है, फॉर अ लोडेड डाई, फॉर अ लोडेड डाई द प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम्स आर गिवन एज फॉलोज, या जो भी है. तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने, 1 का प्रोबेबिलिटी दे रखा है उसने 2 के प्रोबेबिलिटी के इक्वल कितना, 2 by 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 आर 2 by 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 5, 3 and 5 का प्रोबेबिलिटी और 6 का प्रोबेबिलिटी भी, इन तीनों का प्रोबेबिलिटी है 1 by 10. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना दे रखा है उसने, 3 by 10. डाई फेंकोगे तो 6 नंबर तो आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, सबकी प्रोबेबिलिटी बता दी उसने क्या क्या है. सिंपल डाई होती तो प्रोबेबिलिटी सबकी 1 by 6 होती, लेकिन ये सिंपल डाई नहीं है, लोडेड डाई, मतलब इसमें वेट थोड़ा अलग अलग से है, तो अलग अलग नंबर के चांसेस हमारे अलग अलग है. तो कितने चांस होंगे किसके, उसे बताना पड़ेगा, इसलिए उसने बता रखा. कुछ नहीं बताएगा तो हम सबकी प्रोबेबिलिटी क्या मानने वाले हैं, 1 by 6 1 by 6 1 by 6 1 by 6 1 by 6. चलो, फिर द डाई इज थ्रोन 2 times. ये डाई हमने कितनी बार फेंक दी, 2 बार. डाई इज थ्रोन 2 times. डाई थ्रोन इज थ्रोन 2 times. डाई हमने 2 बार फेंक दी. ए का मतलब बता रहा है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सेम नंबर ईच टाइम. दोनों बार सेम नंबर आना चाहिए, इस बात को ए मान लिया. लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टोटल स्कोर 10 और मोर. टोटल स्कोर 10 और मोर, 10 आना चाहिए, 10 से ज्यादा आना चाहिए टोटल स्कोर. ये ए और बी हो गया. तो अब चेक करना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है. चेक वेदर ए एंड बी आर
इंडिपेंडेंट और नॉट, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लो। तो करना में वही इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं चेक करना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है। सैंपल स्पेस तो सोच सकते हो 36 केस आएंगे उसमें। लेट एस बी द सैंपल स्पेस 1 1 1 2 से लेकर कहां तक जाएगा 6 6 तक, तो टोटल केस होंगे 36। अच्छा, उसके अलावा इवेंट ए का सेट बनाओ। इवेंट ए में कौन आएंगे, सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये इवेंट ए का सेट है। इवेंट बी का सेट बना दो। इवेंट बी के सेट में कौन आएंगे, टोटल स्कोर 10 या 10 से ज्यादा, तो 4 6 4 6 के बाद 5 5, उसके अलावा 5 6 भी आएगा इसमें, 6 4 6 5 6 6, या एटलीस्ट 10 ही तो आ गया एक तरीके से। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कॉमन ढूंढ लो कौन कौन है, कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 5 5 एंड 6 6 ओनली। यहां तक क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2/36 नहीं है, ये दिखना चाहिए तुम्हें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 2/36 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस के एलिमेंट इक्वली लाइकली नहीं है, सिंपल डाई नहीं है ये सिंपल डाई नहीं है। तो देखो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी याद है क्या है, 1/10। Yes, sir. तो Yes, sir. 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/10 इंटू 1/10। पहले ड्रॉ में भी 5 Yes, चाहिए, sir. दूसरे ड्रॉ में भी 5 चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन भी जब निकालने जाओगे तो उसमें आंसर आएगा 1/10 इंटू 1/10 प्लस, या फिर 6 6 आ जाए, 6 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो भी 1/10 इंटू 1/10 आ रहा है। तो आंसर विल बी 2/100, 1/100 का डबल 2/100। चेक करो क्लियर तो। सर 5 5 की 1/10 इंटू 1/10 क्यों होगा? चेक करो, अब बताओ 5 5 की 1/10 इंटू 1/10 क्यों होगा, मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या आनी चाहिए। तो भाई बोल बोल के कर लो, डायरेक्ट दिखना चाहिए ऐसे तो लोग बोल बोल के कर देता हूँ। 5 5 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, मतलब किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, पहले थ्रो में भी 5 आना चाहिए और दूसरे थ्रो में भी 5 आना चाहिए। देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी रफली बोल देता हूँ मैं, F1 इंटरसेक्शन F2, पहले ड्रॉ में भी 5 चाहिए, दूसरे ड्रॉ में भी 5 चाहिए। तो इंटरसेक्शन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, क्यों, इंडिपेंडेंट इवेंट है, अलग अलग थ्रो का आउटकम आपस में क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। Yes, sir. Clear. या गया पहले थ्रो में 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10, और दूसरे थ्रो में 5 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/10 ही होगी। डाई तो सिंपल है, किसी भी थ्रो में डाई आने की किसी भी थ्रो में 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 दे रखा है उसने। Yes, sir. भाई आइडिया यूज कर, लेकिन डायरेक्ट दिखना चाहिए। क्लियर तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब देख लो तो ये आ जाएगा 2/100। ऐसे ये चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 इन 1 1 1 1 की प्रोबेबिलिटी 2/10 इंटू 2/10, क्योंकि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/10, प्लस 2 2 के लिए 2 और 2 दोनों बार 2 चाहिए, तो 2/10 इंटू 2/10 प्लस 3 3 की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, तो 1/10 इंटू 1/10, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 थी, तो 3/10 इंटू 3/10, 5 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10 इंटू 1/10, और 6 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/10 इंटू 1/10 है। यहां तक समझ में आ रहा था बोलो। Yes, sir. इनको इकट्ठा करके देखो क्या बनता है, 4/100 प्लस 4, मतलब ऐसे ले लो 4 + 4 8 + 1 9 + 9 18 + 2 20। चेक करो 20/100 आ रहा है तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिमिलरली निकाल के देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में क्या आएगा 4 6, 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10 इंटू 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, तो जाएगा 3/10 इंटू 1/10 प्लस
5 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10 इंटू 1/10। 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/10 इंटू 1/10। 4 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/10, 4 की प्रोबेबिलिटी 3/10, 1/10 इंटू 3/10 प्लस यो गैस किसका 6 5 का क्या आएगा 1/10 इंटू 1/10। 6 का क्या आएगा 1/10 इंटू 1/10। कैलकुलेशन चेक करें ना, ओवरऑल क्या रहा है 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 कितना बना 3 3 4 4 10 10/100। चेक करो ये आ रहा है तो सब। Yes, sir. अच्छा अब कैलकुलेट कर लो PA इंटू PB कितना आएगा। नाउ PA इंटू PB यहाँ रफली यहाँ कर देता हूँ। PA इंटू PB कैलकुलेट कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना था 20/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 10/100। अब दिख रहा होगा इसमें ये 10 से 10 मतलब 200/10,000 तो क्या बन जाएगा 2/100, तो 0 कट जाएगी ना ऐसे 2/100। P A इंटरसेक्शन B भी तो 2/100 है, therefore PA इंटरसेक्शन B is equals to PA into PB। अच्छा ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, this means A and B are independent events। चेक करो क्लियर दो। Yes, sir. A और B हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 12 के बाद कौन सा था, दोबारा बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इन द टू डाइस एक्सपेरिमेंट A is the event of getting the sum of the numbers on the dice to be 11 and B with the event that getting a number other than 5 on first die। पहले डाई पर 5 से अलग नंबर आना चाहिए, इवेंट B है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B। आर A and B इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी बताओ क्या A और B इंडिपेंडेंट है। तो वो तो चेक कर लोगे A and B इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इसमें क्या क्या चलेगा। उसने इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी लिख के दे रखा है। ए में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें एक्स और वाई का सम 11 आएगा, और बी में कौन कौन आएगा जिसमें एक्स जो है 5 ना हो, मतलब मीनिंग तो सेम ही है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इवेंट ए में कौन कौन आएगा, दो बार डाई फेंकिए, इवेंट ए में आएंगे जिसका सम, जिन दोनों नंबर का सम 11 होगा। सम 11 वाले तो दो ही तो आएंगे 5 6 6 5, डाई वाला गेम है ना, सम 11 वाले हो गए। अच्छा इवेंट बी क्या है, इवेंट बी दे रखा है कि नंबर अदर देन 5 होना चाहिए ऑन द फर्स्ट डाई। ये लेंदी जाएगा, लेंदी क्यों, पहली डाई पर 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 पूरा आएगा। 2 वाला रो भी पूरा आ जाएगा, 3 वाला रो भी पूरा आएगा, 4 वाला रो भी पूरा आना है, 5 वाला रो बिल्कुल नहीं आएगा, 6 वाला रो भी पूरा आएगा। ये समझ में आ रहा तो बोलो। Yes, sir. ये बन गया, ए बन गया, बी बन गया। ए इंटरसेक्शन बी बनाओ, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या आएगा 5 6 नहीं आएगा, सिर्फ 6 5 आएगा। कॉमन ढूंढना ना, 5 6 तो इसमें है ही नहीं, कॉमन सिर्फ क्या मिलेगा 6 5। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 1 बाय ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एन इंटरसेक्शन बी बाय एन एस, तो 36 मानते चलेंगे, तो ये आंसर आ गया 1 बाय 36। अगला पार्ट क्या था, क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 2 बाय 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो, वो कितना आएगा 30 बाय 36। एन बी कितना है 30, एन ए कितना था 2, उनकी प्रोबेबिलिटी निकल गई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पीए इंटू पीबी कैलकुलेट करो, पीए इंटू पीबी निकालेंगे तो क्या आएगा 2 बाय 36 इंटू 30 बाय 36, ये आएगा 6 5 आर 30, 6 6 आर 36, 2 से उसको अगर तो 2 3 आर 6, तो आंसर क्या आएगा 5 बाय
36 into 3 कितना 108। चेक करो ये आया तो। Yes, sir. मान लेते हैं आ गया। और चेक करो दोनों इक्वल आ रहे हैं कोई, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी आया 5/108, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था 1/36। तो दे आर नॉट इक्वल, मींस ए एंड बी आर नॉट independent. These two events are not independent events. नेक्स्ट बता दो कौन सा था। एक तो 17 मुझे याद है, एक 14 था शायद, बाकी तुम बता देना। एग्जाम्पल नंबर 14, if A and B are two events, if A and B are two events, if A and B are two events such that probability of A is equals to 1/4, probability of B is equals to 1/2, and probability of A intersection B is equals to 1/8। ये हमें दे रखा है। तो find the probability of note A and note B। note A and note B सिंपल लैंग्वेज में neither A nor B को बोल रहा है वो। note A and note B को तुम खुद लिख के देखो ना क्या आएगा, note A and note B। तो ये तो neither A nor B हो गया ना। Yes, sir. तो ये आगे हमारे पास neither A nor B। तो देख लो, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए एंड नोट बी, ये मुझे निकालना है। मैं जानता हूं डी मॉर्गन्स लॉ से दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एडिशन थ्योरम 11th वाला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करो। पी ए कितना है, पी ए इज 1/4, पी बी इज 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8। ये बनेगा 1 माइनस, यहाँ से ले तो 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 1, तो 1 माइनस 5/8 मीन्स 3/8। चेक करो, क्लियर दो। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया। नेक्स्ट देख लो, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 में देख लो, थोड़ा सा हैवी लगता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 17 में लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो द प्रोबेबिलिटी of their simultaneous occurrence, probability of their simultaneous occurrence, उन दोनों के एक साथ होने की probability of their simultaneous occurrence is 1/8। सिंपल लैंग्वेज में क्या था, पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 1/8, दोनों के एक साथ होने की probability 1/8 है। एंड the probability that neither occurs, दोनों में से कोई ना हो, means probability of not A intersection not B, this is 3/8। ये 3/8 है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मुझे पी ए एंड पी बी निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है उसने, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8, पी नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी 3/8। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, पी ए और पी बी निकालना है। तो ऐसे देखना, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम पी ए इंटू पी बी। अच्छा, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो क्या नोट ए और नोट बी इंडिपेंडेंट होंगे? Yes, sir. क्यों? Prove that if A and B are independent, A and B are independent events, then
A complement and B complement are also independent. ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा तो यहां से गिवन क्या है? गिवन है P A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P A इंटू PB। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? नोट A इंटरसेक्शन नोट B का प्रोबेबिलिटी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट B। ये मैं प्रूव करना चाह रहा हूं। तब देखना यहीं से स्टार्ट करते हैं जो प्रूव करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट A इंटरसेक्शन नोट B से प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट A इंटरसेक्शन नोट B। डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो दिस विल बिकम A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। एडिशन थ्योरम PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा 1 माइनस PA माइनस PB माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन किया है प्लस इसको मैंने लिख दिया PA इंटू PB, क्योंकि क्या गिवन मानते हो चल रहे हैं कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज PA इंटू PB। क्यों? क्योंकि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये गिवन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, therefore PA इंटरसेक्शन B इज PA इंटू PB। तो इसकी जगह ये लिख दिया। अच्छा उसके बाद इसको ध्यान से देखना, ये 1 माइनस PA है, इन दोनों में से माइनस PB कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस PA। 1 माइनस PA ओवरऑल कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस PB। चेक करो ये आया तो। Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B को क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? Probability of A complement intersection B complement is same as probability of A complement into probability of B complement। कब? अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो ऐसा प्रूव किया है। मींस क्या प्रूव हो गया? A complement and B complement are also independent। A complement and B complement are independent। लेकिन कब होगा ऐसा? जब A और B इंडिपेंडेंट है। ये क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. रखेंगे, यूज करेंगे फटाफट से डायरेक्ट। एक और कर देता हूँ छोटा सा इसमें। इफ A and B are independent, if A and B are independent events, then prove that A and B complement are independent। इसका छोटा सा प्रूफ जाएगा, ऐसे देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला याद है? Yes, sir. A माइनस B तो होता है, तो A माइनस B का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। उसके बाद अब A और B इंडिपेंडेंट हैं तो इंटरसेक्शन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। A and B are इंडिपेंडेंट, ये मानते हो चल रहे हैं। A and B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की जगह मैं PA इंटू PB लिख सकता हूँ, तो वो लिख दिया। दोनों में से PA कॉमन ले लो तो यू विल गेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। तो क्या प्रूव कर दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज PA इंटू PB डैश। मींस A and B डैश क्या है? A and B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो वैसे याद रख सकते हैं कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A एंड B कॉम्प्लीमेंट ले लो, या A कॉम्प्लीमेंट एंड B ले लो, या A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट ले लो, सब आपस में क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एज क्वेश्चंस दे रखे तो हमने कर लिए, बाकी इनको डायरेक्ट भी याद रखेंगे और यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन आया था तो इसको तो हमने लिख दिया क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट है। ये भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा दीज टू आर इंडिपेंडेंट, तो ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। वैसे रट्टा मान लेना, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखेगा डायरेक्ट। Yes, sir. अब कैलकुलेशन तो बुक में से छपी हुई है तो वही कर लेना। लेट PA इक्वल्स टू X एंड PB इक्वल्स टू Y। दिस मींस ये हो जाएगा X इंटू Y, 1/8 आ गया, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस X आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस Y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3/8। अब यहाँ से X और Y का वैल्यू निकाल लो बस।
तो करना क्या, फर्स्ट इक्वेशन में से y निकाल के सेकंड में पुट कर दो और वहां से सोल्व करके x और y निकल जाना चाहिए। 2 केस बनेंगे बस। क्लियर तो बोलो। Yes, sir. मेथड बुक का देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे खुद करो अपने तरीके से। देखो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो करना क्या देखो, फर्स्ट इक्वेशन से y निकाल के सेकंड में पुट कर देता हूँ। चाहो तो मैं एक स्टेप और रुक जाता हूँ। ये हो जाएगा x इंटू वाई मीन्स y इक्वल्स टू 1/8x एंड इसका ब्रैकेट खोल दो 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/8। ये किया और इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो दोनों को कंबाइन करें 1 एंड 2 इंप्लाइज y यहां से निकाल के इसमें पुट कर दो 1 माइनस एक्स माइनस 1/8x प्लस x इंटू वाई, x इंटू वाई तो पहले से पता है 1/8 था, इज इक्वल्स टू 3/8। ऐसा कुछ आ गया। ये बन जाएगा मेरे पास, एलसीएम वगैरह ले लें, 1/8 तो उधर भेज दो या इधर ले आओ, देखना जो भी करना है। ये आ जाएगा 1 प्लस 1/8 माइनस 3/8 यानी कि कितना बनेगा 1 माइनस 2/8। 1 माइनस 2/8 मतलब 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। 3/4 इक्वल्स टू x प्लस 1/8x। इन दोनों को उधर भेज दिया, 3/8 को इधर ले आए। ये आ गया हमारे पास। इधर एलसीएम वगैरह ले लेना तो क्या बनेगा 3/4 इक्वल्स टू 8x² प्लस 1 अपॉन 8x। दिस मीन्स 8x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24x/4 6x इज इक्वल्स टू 8x² प्लस 1। ढंग से लिखे तो 8x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसे कुछ आ गया। चेक करो ये आया तो। Yes, sir. Yes, sir. ये हमारे पास बन गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाने की कोशिश करो तो 8x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन तो 2x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बन जाएंगे 2x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर x इज हाफ और x इज 1/4। तो या तो x हाफ होगा या 1/4 होगा। इफ x इज हाफ तो y विल बी 1/8x। 1/8 into x is 1/2, so this will become 1/4. And if x is 1/4, so y will be 1/8 times x, यानी कि 1/4, so this will become 1/2. Therefore, probability of A is 1/2 and probability of B is 1/4, or probability of A is 1/4 and probability of B is 1/2. तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका एग्जाम्पल नंबर 18 भी कर लेना ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मानते हो सभी लोग। ठीक है, तो मैं मानते चलो इतने से काम चल जाएगा हमारा। अच्छा, उसके बाद 20 के बाद दिए होंगे कुछ क्वेश्चन, तो मैं कर देता हूँ पहले छोटे छोटे। यहाँ तक तो क्लियर है जितना किया अभी। Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स के वो तुम ध्यान रखना, लैंग्वेज पढ़ के भी तुम्हें फटाफट से पता लग जाना चाहिए कि इवेंट्स आपस में क्या है इंडिपेंडेंट। तो कैसे कैसे डिस्कस किया था हमने, आउटकम्स ऑफ, एक केस ही कर लेता ना वैसे। मान लो उसने बोला अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। एक पेयर ऑफ डाइस हमने फेंका है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पार्ट 0 6 नो 6, कोई 6 ना है। सेकंड पार्ट 1 6 यानी कि एक बार 6 आए। थर्ड पार्ट 2 6 दो बार 6 आ जाए। अच्छा, सैंपल स्पेस से कर सकते हैं नो डाउट इसे, लेकिन हम इसे बिना सैंपल स्पेस के ट्राई करना चाह रहे हैं। तो बिना सैंपल स्पेस के ट्राई करें तो कैसे कर सकते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले लेट S1 S2 and S3 be the events of getting 6 in first throw, मतलब कितना, दो डाइस पैक है तो 2 ही है ना, फिर तो S1 and S2। let S1 and S2 be the events of getting 6 on first die and second die respectively। दो डाई थी ना, फर्स्ट डाई के ऊपर 6 आने के इवेंट को हमने मान लिया S1 और सेकंड डाई के ऊपर 6 आने के इवेंट को मान लिया S2। दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बोथ शुड बी 1/6।
किसी भी डाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6। तो फर्स्ट डाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम एज सेकंड डाई के ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम एज 1/6। चेक करो क्लियर तो। Yes, sir. ये दोनों डाई सिंपल ही तो हैं, तो किसी भी डाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो S1 पहली डाई के ऊपर 6 आ जाए इस बात से सेकंड डाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड डाई के ऊपर 6 आए ना आए इस बात से फर्स्ट डाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो S1 और S2 आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हमें खुद समझना है कि अलग अलग थ्रो का आउटकम क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अलग अलग डाई का आउटकम क्या होगा, इंडिपेंडेंट। ये समझ में आया तो बोलो। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो सर एक बार सर बोलो। सर एक बार ही वापस बता दीजिए, वॉइस में थोड़ी सी वो आ गई थी। तो करते हैं, इसमें तो कुछ सिखाया नहीं है, तो कर रहे हैं क्वेश्चन अपना। चलो देखते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी किसकी इसकी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो 6। एक बार भी 6 ना आए, मतलब ना तो पहले थ्रो में 6 आए, पहले डाई के ऊपर 6 आए, ना ही दूसरी डाई के ऊपर 6 आए। ना तो 6 आए पहले डाई के ऊपर, ना ही दूसरी डाई के ऊपर, तो इंटरसेक्शन तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और किसी भी थ्रो में 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। चेक करो समझ में आ रहा था। Yes, sir. सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 यानी कि आ जाएगा मेरे पास S1 डैश इंटरसेक्शन S2 या फिर S1 इंटरसेक्शन S2 डैश। पहली डाई के ऊपर 6 ना आए दूसरी पर आ जाए, या पहली डाई पर 6 आ जाए और दूसरे पर ना आए, तो 1/6 ही तो आएगा। तो 1/6 के दो तो केस बनेंगे, नोट S1 इंटरसेक्शन S2 या फिर S1 इंटरसेक्शन नोट S2। 6 नहीं आया दूसरे पर 6 आ गया, या पहली पर 6 आया और दूसरी पर नहीं आया। बोलो ये क्लियर तो। Yes, sir. यस तो ये सर 1/6 के केस आ गए। डायरेक्ट लिख दो समझ जाना। यूनियन तो प्लस में आ जाएगा, इसमें इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में जाएगा। तो S1 डैश की प्रोबेबिलिटी 5/6, S2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस S1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, S2 डैश की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो ये बन जाएगा 10/36। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6s, 2 6 आ जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 6 मतलब दोनों बार 6 आए, 6 इन फर्स्ट थ्रो एंड 6 इन सेकंड थ्रो। इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 1/6 इंटू 1/6, 1/36। ये क्लियर तो बोल दो। Yes, sir. अच्छा ये मेथड अगर तुम्हें समझ में आया तो फायदा इसका ये होगा कि अगर डाई तुमने 3 बार फेंकी हो या 3 डाइस फेंकी हो, तब भी हम क्वेश्चन संभाल पाएंगे। सैंपल स्पेस तो बड़ा हैवी हो जाएगा 3 डाइस वाला, लेकिन ये वाला मेथड तब भी आसानी से काम कर सकता है सिचुएशन में। कर देते हैं। अच्छा यहाँ तक क्लियर सबको। Yes, sir. Yes, तो sir. ये सारी बातें क्लियर है तो मैं एक छोटा सा आइडिया स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आज ये इंडिपेंडेंट वाला पार्ट मैं आराम से भी कर सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से समझना, बस जो जो बातें करेंगे हम 3-4 बातें करनी है बस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं रफली बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या होता है बाद में बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल तो रफली तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम रैंडम वेरिएबल, एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिखता है तुम्हें, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 times, a coin is tossed 2 times, so find the probability distribution, find the probability distribution of number of heads, find the probability distribution of number of heads, number of heads का probability distribution बनाना है मुझे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले let x be the random variable, let x be the random variable, किसको मान रहा हूं random variable, जिसका probability distribution निकालना है। let x be the random variable of number of heads, number of heads, if coin is tossed twice तो number of heads को हमने x मान लिया। अब ये बता 2 बार तुमने coin toss किया है,
तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्स कैन बी, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हो सकता है 0 हेड्स आए, हो सकता है 1 हेड आए, हो सकता है 2 हेड्स आए। चेक करो, इनके अलावा कुछ हो सकता है? नो सर। ये आ गया। अच्छा, अब तुम्हारी मर्जी है। दो कॉइन्स का क्वेश्चन है, दो अलग अलग कॉइन की बात, टॉस की बात चल रही है। इंडिपेंडेंट इवेंट से भी कर सकते हो, सैंपल स्पेस से भी कर सकते हो, तो बोलो किससे करें? सर इंडिपेंडेंट इवेंट। फिलहाल इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से कर देता, बाकी सैंपल स्पेस से भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, फिलहाल मैं सैंपल स्पेस से करता हूँ। चलो, तो सैंपल स्पेस में साइड में लिख दूंगा, मेन मुद्दे पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों बार हेड ना आए, मतलब दोनों बार टेल आए, दोनों बार टेल आना चाहिए, दोनों बार टेल आना चाहिए। सैंपल स्पेस में से यार 4 केस आएंगे, एच 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 टी, टी एच टी टी। तो Yes, sir. ये फेवरेबल केस है, टोटल केस 4 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, मतलब 1 हेड, 1 हेड का मतलब एच टी या फिर टी एच। तो ये दिख रहा है 2/4 आएगा, 2 फेवरेबल केसेस और टोटल 4 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच, तो एच एच तो एक ही फेवरेबल और टोटल केस क्या है? 4, तो 1/4 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा था? बोलो। Yes, sir. यस सर। और इंडिपेंडेंट इवेंट से सोचेंगे तो क्या आएगा? टीटी। तो अलग अलग थ्रो का आउटकम आपस में इंडिपेंडेंट होगा। पहले थ्रो में टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे थ्रो में टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है? 1/2। तो आंसर 1/4 आया। एच टी मतलब 1/2 एच, 1/2 इंटू 1/2, तो दिस विल बी 2/4। 2/4 लिख दो या 1/2, तुम्हारी मर्जी है। एच एच का प्रोबेबिलिटी हेड इंटू हेड, तो यह जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो डब्बा बना दो जिसमें x और x की प्रोबेबिलिटी लिख दोगे। तो यहाँ जाएगा हमारे पास xi और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xi। अब डाल दो x, इसमें डाल दो xi क्या हो सकता है? 0, 1 या फिर 2। तो x के लिए 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी अभी? 1/4। x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी अभी? 1/2। x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी अभी? 1/4। चेक करो, क्लियर? यस सर। The distribution showing the random variable and probability of its all possible values, जो भी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x होंगी उन सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के डाल दो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ऐसा ना लिख के ऐसे भी लिख दोगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ x और यहाँ px लिख दोगे तब भी एक ही बात मानते हैं लोग। ये ध्यान रहेगा ऐसा। यस सर। एक और देख लेते हैं। A die is rolled, a die is rolled, मान लो 3 times, एक डाई 3 बार फेंक दी। 2 बार तो हम सैंपल स्पेस से संभाल भी सकते थे, लेकिन बात यहाँ पर 3 बार आ रही है। 3 बार डाई हमने रोल की है। A die is rolled 3 times, तो find the probability distribution, find the probability distribution of number of sixes, probability distribution of number of sixes, number of sixes का probability distribution बनाना है। ध्यान से देखना। Let x be the random variable, let x be the random variable। random variable किसको रिप्रेजेंट करा? random variable representing number of sixes, let x be the random variable denoting number of sixes। number of sixes को हमने मान लिया random variable। तो 3 बार डाई फेंकी है, तो x कैन टेक वैल्यूज कितना? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2 या फिर 3। x की वैल्यू क्या हो सकती है? नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हो सकते हैं? 0, 1, 2 या फिर 3। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब यस सैंपल सर। तो भूल जाओ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, अब ध्यान से समझ जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 मींस एक बार भी 6 ना है। नॉन 6 इन फर्स्ट, नॉन 6 इन सेकंड, नॉन 6 इन थर्ड। ये समझ आ रहा था? यस सर। ये आ गया। अच्छा, पहले थ्रो में 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी
5/6, दूसरे में ना आने की 5/6, तीसरे में ना आने की भी 5/6 है। तो क्या आंसर है? 125/216। एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इंटरसेक्शन बीच में नहीं लिखोगे, दो इवेंट्स के बीच में कुछ ना लिखो तो क्या मान लेगा वो? इंटरसेक्शन लिखा हो। तो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, देखने में अच्छा लगता है, आसान लगता है। क्लियर? तो बोलो। Yes, sir. yes, sir. नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब 1/6 के केस सोचो। 3 थ्रो किए तुमने, तो हो सकता है पहले थ्रो में 6 आ जाए, बाकी 2 में ना आए। हो सकता है सेकंड थ्रो में 6 आए, बाकी 2 में ना आए। हो सकता है थर्ड थ्रो में 6 आएगा और बाकी 2 में ना आए। तो अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? यहाँ S1 S2 डैश S3 डैश, या फिर S1 डैश S2 S3 डैश, या फिर S1 डैश S2 डैश एंड S3। चेक करो समझ में आया तो। Yes, sir. तो जितने पॉसिबल केस सारे लिख दिए। अब और का मतलब तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ बीच में इंटरसेक्शन नहीं लिखा, लेकिन याद है इंटरसेक्शन माना जाएगा, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई। बताते जाओ। 6 आएगा 1/6, 6 ना आए 5/6, 5/6 प्लस, या फिर पहले में 6 ना आए, दूसरे में 6 आ जाए, तीसरे में ना आए, या फिर पहले और दूसरे में 6 ना आए और तीसरे में आ जाए। ये तो पॉसिबिलिटीज है। चेक करो क्या बन रहा है। 25/216 कितनी बार? 3 बार। तो हो जाएगा 75/216। कंफर्म करो। क्लियर? तो Yes, sir. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 मतलब 2 6 चाहिए। पहले और दूसरे में 6 आ जाए, तीसरे में ना आए, या फिर पहले और तीसरे में 6 आ जाए, दूसरे में ना आए, या फिर दूसरे और तीसरे में 6 आ जाए, पहले में ना आए। अब तो कर ही लोगे इसे भी। ये कहेगा 6 6 नॉन 6, या फिर 6 नॉन 6 6, या फिर नॉन 6 6 एंड 6। तो जाएगा 5/216 कितनी बार? 3 बार। तो दिस विल बी 15/216। 3 से कैंसिल ही रहा, कैंसिल कर सकते हो, तुम्हारे चॉइस है, मैं नहीं कर रहा, तुम कर लेना। x इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी तो और भी आसान है। तीनों बार 6 चाहिए, तो पहले में भी 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6। तो आएगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो 1/216। तो लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये आएगा मेरा xi, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xi ऐसे लिख देता हूँ इस बार। 0 1 2 एंड 3। x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी क्या था? 125/216। x इक्वल्स टू 1 का प्रोबेबिलिटी 75/216। x इक्वल्स टू 2 का प्रोबेबिलिटी 115/216। x इक्वल्स टू 3 का प्रोबेबिलिटी 1/216। चेक करो यार। तो एक्सक्यूज Yes, sir. सर। बोलो। सर एक चीज में मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि हमने डाई को 3 बार रोल करा, तो मतलब अभी हम x की वैल्यूज को 0 1 2 3 ले रहे। सर ये चीज में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। सर कैसे मतलब ले रहे हैं ये चीज? x को माना क्या है हमने? सर एक रैंडम वेरिएबल है जो नंबर ऑफ सिक्सेस को डिनोट कर रहा है। तो x मींस नंबर ऑफ सिक्सेस। यस सर। अच्छा बताओ, नंबर 3 बार डाई रोल करोगे तो नंबर ऑफ सिक्सेस कितनी टाइम्स आ सकता है? सर मैक्सिमम 3 बार आ सकता है। और मिनिमम? 0। वही लिखा है हमने। ओके सर। तो x इज नंबर ऑफ सिक्सेस। x का मतलब वो नहीं है कि जो नंबर डाई के ऊपर आया, वो तो फर्जी सा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं सर समझ आ गया। तो इसमें x का मतलब नंबर ऑफ सिक्सेस है, वो ध्यान रखना। तो जिस x की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है वो हमने लिखा है। x इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी बार 6 ना आए, तो वही तो लिखा है। फिर हमने यस नो सर। 6, ये नो 6 की ऐसे ले लो ना, 2 डाइस यस वाला सर। हमने किया था। सर आगे समझ आ गया। ये हमने पेयर ऑफ डाइस वाला किया था, जिसमें हमने 2 डाइस फेंकी थी एक साथ। तो याद होगा, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था एक तरीके से। ये 0 6 की प्रोबेबिलिटी, ये 1 6 की प्रोबेबिलिटी, और ये 2 6 की प्रोबेबिलिटी। यस सर। तो बस वो तो क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पूछ रहा। क्वेश्चंस वही है पुराने जो हमने सीखे हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पूछ लेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। एक और करता हूँ। सर बोलो। सर पीछे जो सर टेबल है सर, इसमें सर ऊपर नीचे सर टेबल में सर xi की जगह i और नीचे x इक्वल्स टू i होना चाहिए ना? नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग जाएगा ना, ऐसे लिखते हैं हम इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू xi लिखा है ना हमने, ऐसे। तो ये xi
xi होगा ऐसे, और ये कैपिटल x इक्वल्स टू xi। तो ये जो लिटिल xi जो है ये एक्चुअल में लिटिल xi की वैल्यूज हैं ये। सर x फिर can आई take का क्या values- सिग्निफिकेंस हुआ? किसका? आई का इनको हम बोल देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अगर तुम ऐसे लिखना चाह रहे हो ना, तो लिखने का तरीका बना रखा उसमें एक्चुअल में। अब आगे फर्दर कैलकुलेशंस नहीं करनी ना उसमें, हमें फर्दर कैलकुलेशंस नहीं करनी, इसलिए अभी तुम इनके थ्रू इंडेक्सिंग सोच रहे होगे ना, 0 1 2 3 के थ्रू। कई बार यस ऐसा भी सर, होगा कि xi जो आएंगे ऐसे कुछ भी लिखे होंगे, मान लो 3 और ये 7 और ये 11 कुछ भी, तो इंडेक्सिंग के लिए नहीं चलेंगे, मतलब इनसे इंडेक्स नहीं बनता हमेशा, यस सर, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग तो हमने उसके लिए किया क्योंकि आगे फर्दर कैलकुलेशंस करनी होती थी बाद में ना। पहले मीन वगैरह निकाला करते थे, वो तो कोर्स में से हटा दिया उन्होंने फिलहाल। तो अदरवाइज जब मीन निकालना होता तो उसका xi और fi जैसी फीलिंग लेते थे ना फिर वहां, यस सर, तो इसलिए नोट करते थे ऐसे, ठीक है ना। यस सर, अभी जैसे ऐसे हो रहा है ना, xi अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xi था, और xi की जगह हमने क्या लिख दिया 0, xi की जगह 0 लिखा है। तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ xi पूछ रहे हैं, तो कितना आएगा 125/200, इस साइंस में जा रहा है अभी, यस सर, ठीक है ना। यस सर, तो कंफ्यूजन हो रहा था, फिलहाल हमें आगे फर्दर कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, तो इसलिए तुम चाहो तो ऐसे वाला लिख दो, px एंड px ऐसे चला लेना, लेकिन वो आना चाहिए, उस तरीके से लिखना आना चाहिए। कई बार लिख देता है वो सीधे। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर xi लिखने से अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो ऐसे भी कर लेते हैं हम, ये स्मॉल x लिखा और यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, सेम बात है। यस सर, वो इंडेक्सिंग वैसे नहीं चलेगी जैसे हम सोच रहे हैं, ये 1 है 0 1 2 3 ऐसे ऐसे नहीं चलता, वो पंगा ही है। और फिर तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको i मान लो, इसको x इक्वल्स टू i ले लो फिलहाल, तो तुम्हारी मर्जी है, लिखने का तरीका हो तो बस। चले आगे, यस सर, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन करने, ध्यान से देखना बस। 2 cards are drawn one by one with replacement from a pack of 52 playing cards. So find the probability distribution of number of kings. Find the probability distribution of number of kings. तो ध्यान से देखना। Let x be the variable denoting number of sixes. Let x be the random variable. Let x be the random variable denoting number of sixes. Number of kings, sorry, number of kings. अच्छा, तो x can take value, दो ही तो कार्ड सेलेक्ट किए हमने, तो x can take values 0 1 या फिर 2। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब 0 किंग, कोई किंग नहीं आना चाहिए। तो पहले ड्रॉ में भी किंग ना आए एंड दूसरे ड्रॉ में भी किंग ना आए, ऐसा हो जाएगा ना ये। और तो मैं इंटरसेक्शन लिख देता हूँ, बाकी तुम्हारी चॉइस है, वो नहीं भी लिखो तो समझ जाएगा वो। इंटरसेक्शन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो डाल दो वैल्यू, डायरेक्ट लिख देना, समझ जाओगे। पहले ड्रॉ में किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी याद है 48/52। दूसरे ड्रॉ में भी किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी 48/52। चेक करो, क्लियर दो। Yes, sir. Yes, sir. लिख दिया जैसे K1 K2 क्या बता दो, लेट K1 एंड K2 be the events of getting king in first draw and second draw respectively। ये हमने ले लिया, तो ये आ जाएगा। कितना बनेगा अगर देखोगे तो 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 12/13, तो दिस विल बिकम 144/169। नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, 1 किंग आना चाहिए, चाहे तो फर्स्ट ड्रॉ में चाहे सेकंड ड्रॉ में। तो K1 इंटरसेक्शन K2 डैश या फिर K2 मतलब K1 डैश इंटरसेक्शन K2।
अच्छा यूनियन तो प्लस हो जाएगा, इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो पहले ड्रॉ में किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे में किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर प्लस के बाद नॉन किंग की प्रोबेबिलिटी 48/52 इनटू किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52। जिंदगी आसान क्यों? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट सिलेक्शन है, तो कम ज्यादा कार्ड होने का कोई पंगा ही नहीं आ रहा। सोल्व करो, कितना बना? 4 से कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, ऐसे यहाँ भी हो रहा होगा। कितना बना? 24/169। यस सर। चेक करो। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 मींस दोनों बार किंग है, किंग इन फर्स्ट एंड किंग इन सेकंड, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा वैल्यूज 4/52 into 4/52 means 1/13 into 1/13 that will become 1/169. The required probability distribution is, simply लिख देता हूँ x p x, तो x is 0 1 या 2, probabilities क्या है उनकी 144/169, 24/169 and 1/169। क्लियर? तो बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा सेम क्वेश्चन लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में लिखेगा, बोलो। सेम क्वेश्चन देगा लेकिन विदाउट प्लेसमेंट लिखा होगा, तो कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाए, उसमें बस कम ज्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन बस क्या दिया उसने यहाँ पर, विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड हमने निकाल लिए विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कैसे करें? तो लेट एक्स विद द वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ किंग्स, k1 k2 विद द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग कार्ड इन फर्स्ट एंड किंग कार्ड इन सेकंड। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना चाहता था लेकिन फिर भी लिख देता हूँ हल्का सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ k1 डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ k2 डैश लेकिन आफ्टर k1 डैश। तो बोलो क्या क्या आएगा? पहले ड्रॉ में किंग कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी 48/52 इनटू, अब एक किंग का एक नॉन किंग कार्ड निकल चुका है, वैसे थे सिचुएशन 448, एक नॉन किंग कार्ड निकल चुका, तो अब नॉन किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 47/51। एक कम ज्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा बस यहाँ पर। ये समझ में आया? तो बोलो। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सिमिलरली यहाँ आएगा, इसमें करो। इसमें करेंगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ k1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ k2 डैश आफ्टर k1, pa इंटू pb आफ्टर a, और का मतलब यूनियन का मतलब प्लस, यहाँ का प्रोबेबिलिटी ऑफ k1 डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ k2 आफ्टर k1 डैश। चेक करो, समझ में आ रहा? तो Yes, sir. डालो Yes, वैल्यूज। sir. इसको देखने की जरूरत नहीं, वैसे कर सकते हो भाई। पहले ड्रॉ में किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52, पहले ड्रॉ में किंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी, किंग कार्ड निकल चुका है, 348 बचा, 348 में से नॉन किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। 47/52. ध्यान देख के, 48/51। 48/51. कार्ड सेलेक्ट हुआ है, तो 348 में से नॉन किंग की प्रोबेबिलिटी 48/51, ठीक है, प्लस पहले ड्रॉ में किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी, फिर से स्टार्ट है फ्रेश। पहले ड्रॉ में किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी 48/52. 48/52। अब एक नॉन किंग कार्ड निकल चुका है। बैक कैसा है? पैक कैसा है? 447। 4/51. अब इस 447 में से किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ। 4/51. 4/51. तो यहाँ थोड़ा ज्यादा दिमाग लाना पड़ता है कि क्या कम हो गया क्या ज्यादा हो गया, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं। दोनों ड्रॉ में किंग कार्ड चाहिए, तो पहले ड्रॉ में भी किंग एंड दूसरे में तो k1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ k2 आफ्टर k1। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ जाओगे, मैं मान रहा हूँ 4/52 इंटू 3/51। ये क्लियर? तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिंप्लीफाई करके देख लो, ये 12 से तो कैंसिल हो रहा है, ये सॉरी 4 से गया तो 13, 4 से गया तो 12, ये 3 4 7 12, 3 से गया तो 17, 47 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 188, डिवाइडेड 17 इंटू 13 क्या होता है? 221। इसमें करो तो 4 से गया तो 13, और ये 3 से गया तो 16, और ये 17, 16, ये 17, सॉरी ये वाला 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13, तो 16/221 प्लस 16/221, दिस विल बिकम 32/221।
नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 2 का प्रोबेबिलिटी, तो ये कितना आया था, इतना 4 से गया तो 13, 3 से गया तो 17, तो 1/221, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर से कर लोगे ना क्वेश्चन, तो सिंपल। Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी निकालनी आती थी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना पा रहे हैं आसानी से। एक थोड़ा सा लास्ट पार्ट है जो सीखना है, बस वो देखो। 2 cards are drawn. 2 cards are drawn from a pack of 52 playing cards at random. एक साथ हमने अचानक से 2 कार्ड निकाल लिए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन and the probability distribution of number of king cards. Number of king card. So let x be the random variable denoting number of king cards. King cards drawn. ठीक है, x can take value, फिर से वही 2 ही कार्ड निकाले मैंने फिर से। x can take values 0, 1 या फिर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, एक भी कार्ड किंग ना आए, ये समझना, अगर समझ में आ रहा तो। एक भी किंग ना आए मतलब दोनों के दोनों नॉन किंग आए, 48c2 अपॉन 52c2। x इक्वल टू 1, 1 किंग आए 4c1, लेकिन साथ साथ एक नॉन किंग आए 48c1 डिवाइडेड बाय 52c2। x इक्वल्स टू 2, दोनों के दोनों किंग आ जाएं 4c2 बाय 52c2। ये समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ कार्ड एक एक करके नहीं निकाल रहा, यहाँ कार्ड कैसे सेलेक्ट करे उसने, दोनों एक साथ। तो यहाँ दोनों एक साथ उठाए तो कोई पहला कोई दूसरा नहीं होगा, ध्यान रखना। चेक करो, छोटा सा आइडिया, लेकिन ध्यान से समझना है। तो 3 वैरायटी होगी ना क्वेश्चंस की, एक साथ उठाए 2 कार्ड, एक एक करके विद रिप्लेसमेंट, एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट। तो एक एक करके विद रिप्लेसमेंट वाला तो इंडिपेंडेंट इवेंट से आसानी से हो गया, एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी ले दे के हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा है, दोनों कार्ड एक साथ उठाए हैं। जब दोनों कार्ड एक साथ उठाओगे तो यूज पुराना 11th क्लास वाला कॉम्बिनेशन मेथड। Yes, sir. यस सर। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसको सोल्व करके आंसर जो आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, तो तुम आंसर बना के टेबल में डाल देना। तो यहाँ जो आंसर आएगा उसको देख के एनालाइज करना कि क्या कनेक्शन बैठ रहा होगा पीछे वालों से, वो तुम चेक करना। लेकिन इसको सोल्व करके आंसर निकाल के तब ध्यान से देखना। तो ये 11th क्लास का मेथड हमने लगाया यहाँ पर, पुराना कॉम्बिनेशन मेथड। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, यहाँ हम x की सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं Yes, sir. और यहाँ उन Yes, sir. सबकी पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और ये कॉमन भी तो नहीं हो सकता। जब x 0 होगा तो 1 नहीं हो सकता, 1 होगा तो 0 नहीं हो सकता। तो ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और तीनों एग्जॉस्टिव भी हैं। तो फिर तो तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। यस सर। यस तो ये सर। रट्टा मार सकते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1। बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. x equals to x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals to x2, जितने भी पॉसिबल केसेस होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा, जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगी उनकी सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 आएगा। रट्टा मारने के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आता है, 1। एग्जाम्पल तो पीछे से चेक कर लेना, एक का क्वेश्चन छोटा बना देते हैं ऐसे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज गिवन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है x का, ऐसे कुछ दिया उसने, यहाँ दे रखा मान लो 0, 1, 2, 3 k, 3k, 3k एंड k, मान लो ये दे दिया। पहला क्वेश्चन तो क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और क्या बोल सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1
इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, के की वैल्यू तो निकालोगे आसानी से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए? 1 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, इन सब का सम होना चाहिए 1, यानी कि k प्लस 3k प्लस 3k प्लस k, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1, मींस 8k इज इक्वल्स टू 1, 8k इज 1 मींस k इज 1/8, k 1/8 आ गया। तो अब तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो अलग अलग करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 मींस 3k, x इक्वल्स टू 2 का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3k, k की वैल्यू पता है तो डाल दो, तो आंसर इज 3/8। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 समझ में आता है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मींस या तो 1 या 1 से बड़ा, डाल दो उनको। तो 1 या 1 से बड़ा, तो 3k प्लस k, ये बन जाएगा 7k, 7k मींस 7/8। ये आइडिया समझ में आ रहा है तो बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये इसमें चलेगा। इसी में एक चीज और याद कर सकते हो बस, जब तुमसे बोल रहा था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो वही लैंग्वेज नहीं आ गई, एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी ऐसे कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1। भाई 1 या Yes, 1 sir. से बड़े की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 से छोटे की प्रोबेबिलिटी के साथ 1 होना चाहिए ना सम। तो 1 या 1 से बड़े का नेगेशन क्या होगा? लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब, इत्तेफाक की बात है इस क्वेश्चन में, लेस देन 1 का मतलब 0 है। x की वैल्यू 1 से छोटे होने का मतलब क्या है? x मस्ट बी 0। x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी डाल दो, कितनी थी? k। तो 1 माइनस k मींस 1 माइनस 1/8 मींस 7/8। ऐसे भी कर सकते थे। Yes, sir. ये तो बोलो। Yes, sir. यस तो सर। देखो, तो चीजें वो तो प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया हमें फिलहाल हो गया, हम ऐसे मानते हो चल रहे हैं। बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir.